हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय ए के गुप्ता। आज मैं आप सभी को कक्षा 11 की बायोलॉजी जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर से आपकी कक्षाएं प्रारंभ करूंगा। इससे पहले मैं आपसे एक दो बात कहना चाह रहा हूं कि अब तक जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं वो पढ़ाई एक लिमिट तक की जाती है, लेकिन अब जब आप 10th क्लास पास करके अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि यदि हम साइंस ले रहे हैं या साइंस लेना चाहते हैं तो हम आगे क्या करें। तो साइंस के क्षेत्र में मैं आपको एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली कि साइंस के दो फील्ड हैं, एक है बायोलॉजी और एक है मैथमेटिक्स, गणित और विज्ञान। गणित में आप आगे चलकर 12th के बाद इंजीनियरिंग लाइन में अपना भविष्य बना सकते हैं। साथ ही बीएससी करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बैंक पीओस की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करके आप मेडिकल फील्ड नीट की तैयारी कर सकते हैं, डॉक्टर बनने का, नर्स बनने का, कंपाउंडर बनने का, लैब टेक्नीशियन आदि पैरामेडिकल्स जितने भी हैं उसमें आप अपने आप को प्रवेश दिला सकते हैं। इसके अलावा वही बीएससी करके आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो दोनों ही जो क्षेत्र हैं उसके कई स्कोप हैं जिसमें आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। मैं बेसिक बात ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप नीट या आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो नीट की तैयारी में जब आप 11वीं क्लास की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो 11वीं क्लास 12वीं क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नीट या आईआईटी के अगर सिलेबस को देखें हम तो लगभग 55% सिलेबस 11वीं क्लास का ही उसमें आता है और हम 11वीं क्लास को बहुत सिंपल तरीके से लेते हैं, ज्यादा डीपली अध्ययन नहीं करते हैं, जिससे हम नीट की या आईआईटी की जो तैयारी करते हैं उसमें अन्य लोगों से पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि 11वीं क्लास को सबसे ज़्यादा फोकस करें और 11वीं क्लास की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। मैं आपको 11वीं क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सभी ये कहते हैं कि ये रटने का विषय है, लेकिन मेरे अनुसार रटने से ज़्यादा इसको समझने का, मेरे अनुसार ये रटने से ज़्यादा समझने का विषय है। यदि हम इसको समझेंगे तो ये बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है और ये नीट की एग्जाम में ये जो बायोलॉजी है ये 90 क्वेश्चंस आपको देती है। तो मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, आपका जो चैप्टर है वो है पहली यूनिट के रूप में जीव जगत में विविधता। ये जो यूनिट है इसका ये पहला चैप्टर है जीव जगत। तो पहले तो अपन इसको समझे, जीव
जगत में विविधता, यानी कि इस संसार में जितने भी प्रकार के जीव हैं, उन जीवों को हम किस रूप में देखते हैं? जगत। जगत के जीव, यानी संसार में जितने भी जीव हैं, उनमें जो विविधताएं पाई जाती है, वो विविधताएं या उन विविधताओं के आधार पर हम जीव का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, ये आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है जीव जगत। जीव जगत की जब बात आती है तो इसमें पहला जो वर्ड है वो है जीव। जीव की जब हम बात करते हैं, संसार में जीव, सजीव भी जीव है, निर्जीव भी जीव है, लेकिन हम वास्तविक रूप से जीव किसे कहते हैं? वास्तव में जब हम बात करते हैं तो जीव शब्द जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम बात करते हैं किसकी? सजीव की। तो जब सजीव की हम बात करते हैं तो सजीव के अंदर या जीव के अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं जिसके द्वारा हम इसकी पहचान कर सकते हैं? तो मैंने इस जीव जगत की अगर हम बात करें तो जीव को दो भागों में बांटा, वो है एक सजीव और एक है निर्जीव। तो प्रश्न दिमाग में आता है, ये जीव या सजीव क्या है? तो एक छोटा सा एग्जांपल अपन एक पेड़ का लें तो हम जानते हैं कि जब हम एक बीज को मिट्टी के अंदर बोते हैं तो वो बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होकर धीरे 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 बढ़ता हुआ वो पेड़ का रूप ले लेता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में जो युग्मक होते हैं उनसे भ्रूण बनता है। भ्रूण जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर वो जीव का निर्माण करता है। जीव फिर धीरे धीरे जीवन पर्यंत बड़ा होता जाता है, उसका विकास या उसकी वृद्धि होती है। तो मैंने एक बात कही आपसे कि पेड़ के अंदर हमने देखा कि पेड़ भी बढ़ रहा है, और अगर अपन किसी जानवर की या जंतु की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। तो पहला शब्द हो गया वृद्धि। अब कोई जीव जो है वो वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है और कोई जो जीव है वो वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्ष रूप से जैसे मान लीजिए अपन दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं तो वो किस रूप में है? वो है गति के रूप में। और कैसी गति? जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन पेड़ की बात करें तो पेड़ दौड़ता थोड़ी है, लेकिन पेड़ में भी गति हो रही है, लेकिन वो गति कैसी है? अप्रत्यक्ष। तो हम दोनों ही गतियों को किस संदर्भ में लेते हैं? उसकी वृद्धि के संदर्भ में लेते हैं। तो यदि हम कहें कि कोई भी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गति कर रहा है तो इसका मतलब है वो जीव वृद्धि कर रहा है। अब ये जो वृद्धि है वो वृद्धि संख्या में भी हो सकती है और उसके भार में भी वृद्धि हो सकती है। संख्या की अगर अपन बात करें तो संख्या कैसे बढ़ती है? संख्या कोई भी जीव की बढ़ती है वो बढ़ती है किसके कारण? विभाजन के कारण। और विभाजन जो होता है वो किसका होता है? कोशिका का। तो कोशिका का जब विभाजन होता है, विभाजन मतलब टुकड़ों में बदलना, तो विभाजन होता है तो एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो एक से अनेक कोशिकाएं बनी, इसका मतलब उनकी संख्या में वृद्धि हुई। तो इसे अपन आधार बनाए तो अपन कहते हैं कि विभाजन के द्वारा चाहे वो जीव एक कोशिकीय हो चाहे बहु कोशिकीय हो, तो कोशिका की संख्या के आधार पर हमने जीव को बांटा एक कोशिकीय और बहु
एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन निर्जीव की अगर अपन बात करें कि कोई मरा हुआ पड़ा है तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो वृद्धि कर रहा है? तो हम कह सकते हैं एक आधार पर, वो है किसके आधार पर? भार के आधार पर, भार के आधार पर। तो अगर सजीव है तो उसके भार में वृद्धि होती है, और निर्जीव है तो उसके भी भार में वृद्धि हो सकती है। दूसरा हम देखें जनन। हम जो वृद्धि है उसका दूसरा प्रारूप किस रूप में कर सकते हैं? जनन के रूप में कर सकते हैं कि प्रत्येक जीव, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, सभी जीव जनन क्रिया करते हैं। और जनन क्रिया जो होती है वो जनन क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है अलैंगिक जनन और एक होती है लैंगिक जनन। तो जब हम बात करें अलैंगिक जनन, नाम से स्पष्ट है अलैंगिक। अलैंगिक मतलब इसमें किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती। लिंग मतलब कोई दो लिंगों की आवश्यकता है, दो लिंगों के आपस में संयुग्मन की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक लिंग मतलब नर या मादा के द्वारा ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में दो जीव परस्पर जनन क्रिया करते हैं, युग्मकों का उसमें संलयन होता है और इससे नए जीव का निर्माण होता है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी जनन की। तो जनन क्रिया के द्वारा भी जीव अपने आप को प्रदर्शित करता है कि जिस जीव में जनन क्रिया पाई जाती है वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। और सजीवों में जो जनन क्रिया होती है वो मैंने अभी आपको बताई, वो अलैंगिक और लैंगिक जनन के रूप में होती। उसके बाद तीसरी बात जो है वो है उपापचय। उपापचय हम जानते हैं कि कोई भी शरीर हो, चाहे एक कोश के शरीर हो चाहे बहुकोश के शरीर हो, सभी के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है निर्माणकारी क्रिया के अंदर जो अणु है, छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। और दूसरी जो क्रिया है वो है विघटनकारी। विघटनकारी में क्या होता है कि यहाँ देखो, यहाँ तो क्या होता है, छोटे जो अणु है वो बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ उल्टा होता है कि यहाँ बड़े अणु छोटे अणु का निर्माण। तो विघटन क्रियाकारी क्रिया में बड़ा अणु छोटा अणु बनाता है, जबकि निर्माणकारी क्रिया में छोटा अणु बड़े अणु का निर्माण करता है। और दोनों क्रिया को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो अगर अपन किसी जीव के लक्षण की बात कर रहे हैं, किसी जीव की बात कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि जीवों के अंदर लगातार निर्माणकारी और विघटनकारी क्रियाएं होती है, मीन्स उनके अंदर उपापचयी क्रियाएं चलती रहती है। लेकिन अगर अपन इसी चीज को देखेंगे निर्जीव के अंदर, तो उनके अंदर ये उपापचयी क्रियाएं नहीं चलती हैं। चौथा जो रूप है वो है उद्दीपन। कि हम जानते हैं कि कोई भी पादप है या कोई भी जंतु है, वो बाह्य पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के उद्दीपन होते हैं, जैसे भौतिक उद्दीपन भी होते हैं, रासायनिक उद्दीपन भी होते हैं और जैविक उद्दीपन भी होते हैं। जैसे प्रकाश का प्रभाव है, पेड़ के ऊपर भी पड़ता है, जंतुओं के ऊपर भी पड़ता है। ताप का प्रभाव पेड़ के ऊपर भी पड़ता है, जंतुओं के ऊपर पड़ता है। वर्षा का प्रभाव
नमी, आर्द्रता, विभिन्न प्रकार के रसायन, ये सभी जो फैक्टर्स हैं या उद्दीपन हैं, इनका प्रभाव प्रत्येक जीव, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये जो प्रभाव है इसके प्रति, जैसे अगर अपन एक सिंपल सी बात करें कि गर्मी का मौसम है, हमें गर्मी लगती है, तो क्या करते हैं हम जो है कूलर का उपयोग करते हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर समान बना रहे या अनुकूल बना रहे। तो हमने क्या किया, हमने जो ताप है वो जो उद्दीपन है उसके प्रति क्या की, अनुक्रिया की। या फिर जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सजीव है वो पर्यावरण के जो उद्दीपन है, चाहे वो भौतिक उद्दीपन हो, चाहे वो रासायनिक उद्दीपन हो, चाहे वो जैविक उद्दीपन हो, उसके प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो मैंने आपको एक 3-4 जो वर्ड हैं उनको एक विस्तृत रूप से मैंने आपको समझाया और इस आधार पर हमने एक सजीव की परिभाषा बनाई। क्या परिभाषा बनाई कि वे जीव जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय क्रियाएं और पर्यावरण के उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता और अनुक्रिया प्रदर्शित की जाती है, वे जीव सजीव कहलाते हैं। लेकिन जिनके द्वारा ये क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, संवेदनशीलताएं प्रदर्शित नहीं की जाती है, उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। तो ये पहली परिभाषा हमने बताई। अब यही जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपसे प्रश्न के रूप में कैसे पूछेगा, जीव क्या है? तो हमने आंसर दे दिया, जीव क्या है, जीव वे हैं जिनमें वृद्धि होती है, जनन होता है, उपापचय क्रियाएं होती हैं और पर्यावरण के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। दूसरा प्रश्न अगर अपन देखें तो हमसे पूछता है कि ये जो जीव है इसके अभिलक्षण क्या है। अभिलक्षण मतलब लक्षण, कि जीव जो है वो किन किन अभिलक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो अभी मैंने जो आपको विस्तृत रूप से समझाया है ये सब जीव के अभिलक्षण है। पहला अभिलक्षण कि जीव या जीव, पहला लक्षण जीव वृद्धि करते हैं। ये जो जीव वृद्धि करते हैं मैंने आपको बताया किस आधार पर करते हैं, एक संख्या के आधार पर भी अपन कह सकते हैं और दूसरा किसके आधार पर, भार के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जीव वृद्धि करते हैं। और संख्या के आधार पर किस तरह से कह सकते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन जो है उसके द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और संख्या में वृद्धि होती है तो जीव वृद्धि करता है। अब ये जो वृद्धि है ये प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। दूसरा, ये जो जीव है जो वृद्धि करते हैं ये किस रूप में, जनन के रूप में। तो जीव जनन करते हैं, चाहे वो एक कोश के जीव हो चाहे वो बहुकोश के जीव हो, सभी में जनन की क्रिया पाई जाती है और जनन के द्वारा ही एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। और ये जो जनन क्रिया है मैंने अभी आपको बताई, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के रूप में पाई जाती है। कायिक वृद्धि जिसे अपन कहते हैं उसके रूप में भी जनन क्रिया पाई जाती है। तीसरा जो अभिलक्षण मैंने आपको बताया वो है कि जीव क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। उपापचयी क्रियाएं
करते। तो अभी आपको मैंने समझाया आपसे क्रियाएं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी जीव है उसके अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती है। छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण मीन्स निर्माणकारी क्रियाएं, और बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं मीन्स विघटनकारी क्रियाएं होती हैं। और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अपचयी क्रियाएं कहते हैं। चौथा विलक्षण मैंने आपको बताया पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता व प्रतिक्रिया प्रदर्शित तो पर्यावरण का कोई भी उद्दीपन, चाहे वो ताप का उद्दीपन हो, प्रकाश का हो, आर्द्रता का हो, कोई भी रासायनिक पदार्थ का उद्दीपन हो, उसके प्रति जीव क्या करता है? संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो ये जो प्रतिक्रिया होती है अपन को पता है ये जीव के द्वारा, जैसे अपन हमारी बात करें जंतु की, तो जीव के अंदर इस क्रिया को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र में जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो इन क्रियाओं को समन्वयित करते हैं और उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो हो गई कि एक तरह से हम कहें कि पूरे ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को हमने कि जो हमने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देखा, सोचा, समझा, उस आधार पर हमने जीव को और निर्जीव को परिभाषित किया कि जीव के अंदर वृद्धि है, जीव के अंदर जनन क्रिया है, जीव के अंदर उपापचय क्रिया है, जीव के अंदर जो है उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता है। लेकिन अगर अपन बात करें आज के उच्च स्तरीय अध्ययन की, तो उच्च स्तरीय अध्ययन से जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि जीवों के अंदर जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं उनके अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। पौधा है, पौधे के अंदर कोई भी घटना हो रही है तो वो घटना किसके कारण हो रही है? उसके अंदर निहित जो प्रतिक्रिया है उसके कारण हो रही है। तो अगर अपन इस बात को कहें कि जैसे अगर अपन कहें कि हमारा शरीर किससे मिलके बना है, तो हमारा शरीर किससे मिलके बना है? कोशिकाओं से मिलके बना है। और तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको। आधुनिक अध्ययन की अगर अपन बात करें उसमें जो भी जीव के साथ या जीव में जो भी घटना हो रही है उस घटना का कारण है जीव में अंतर्निहित प्रतिक्रिया, यानी कि जीव जो है वो अपने अंदर प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। प्रतिक्रिया के कारण ही जीव के अंदर घटनाएं होती है। घटना जब होती है तो हम कहते हैं कि वो क्या है? सजीव है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा शरीर किससे मिलके बना है? कोशिका से मिलके बना है और एक ही प्रकार की व समान कार्य करने वाली जो कोशिका है, कोशिका का जो समूह है वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है।
तो अगर अपन बात करें कि ऊतकों के अंदर जो गुण आए वो किसके कारण कि ऊतक क्या है, एक ही प्रकार की व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है। तो अगर अपन कहें ऊतकों का गुण केवल किसके कारण है, कोशिकाओं के समूह के कारण है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अपन इस बात को ऐसे कहें कि जो कोशिकाएं हैं उनके मध्य जो अंतर क्रिया हो रही है, आपसी क्रियाएं हो रही है, या अगर अपन कहें कोशिका में जो घटक होते हैं वो घटक कौन से होते हैं, आणविक घटक। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप। कोशिकाओं में कोशिकाएं किससे मिलके बनी है, तो अपन ये कहते हैं कोशिकाएं किससे मिलकर बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो तत्व हैं ये मिलकर जब बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, मीन्स आणविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वही किसका रूप लेता है, कोशिकाओं का रूप लेता है। तो कोशिकाओं के जो घटक होते हैं, कोशिकाओं में जो घटक होते हैं वो कौन से घटक होते हैं, आणविक घटक होते हैं, मीन्स अणु उपस्थित होते हैं। तो अगर अपन कहें कि कोशिकाएं कार्य कर रही है, तो या कोशिकाओं में घटक उपस्थित हैं, तो केवल घटक की उपस्थिति के कारण कोशिका के अंदर कोई घटना नहीं होगी। कैसे इस बात को अपन कह सकते हैं, जैसे कोई भी निर्जीव व्यक्ति है, वो लेटा हुआ है, मरा पड़ा है, तो उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के अंदर जो अणु हैं, जब तक उनमें आपस में गति नहीं होगी, आपस में क्रिया नहीं होगी, तब तक हम उसको सजीव नहीं कह सकते। इसलिए तो हम क्या करें, उसको निर्जीव कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे हमारे चोट लग जाती है, तो चोट लगने पर हम देखते हैं वो चोट समय के साथ धीरे 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 भर जाती है। क्यों भरी है, क्यों भरी, उसका रीजन है कि जिस जगह चोट लगी उस जगह जो हमारी पुरानी कोशिकाएं हैं वो तो हट गई या क्षतिग्रस्त हो गई। अब क्षतिग्रस्त होने के बाद जो कोशिकाओं में आणविक घटक हैं उन्होंने क्रिया करना प्रारंभ कर दिया, गति करना प्रारंभ कर दिया, और इस क्रिया के कारण नई कोशिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो गया। और नई कोशिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो गया तो वो जो जगह है, वो जो घाव है, वो धीरे धीरे नई कोशिकाओं से पूर्ण हो गया, फिलअप हो गया। तो इस तरह से जो यहाँ सिंपल सी बात यही है कि कोई भी जीव है, सिर्फ इतनी सी बात हम समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी जीव है, यदि उसके अंदर घटक उपस्थित हैं, अणु उपस्थित हैं, तो अणुओं की उपस्थिति के कारण हम उसे जीव नहीं कहेंगे। हम उसे जीव या सजीव कब कहेंगे, जब ये जो घटक हैं ये आपस में क्रिया करेंगे। यदि क्रिया करेंगे तो ही क्या कहेंगे, हम उसे जीव कहेंगे, और यदि क्रिया करेंगे तो जीव कहेंगे या सजीव कहेंगे, और यदि क्रिया नहीं करेंगे तो उसे हम निर्जीव कहेंगे। ये है सिंपल सी बात कि घटक हमारे कोशिकाओं के अंदर उपस्थित हैं, तो घटक की उपस्थिति के कारण हम जीव को सजीव नहीं कह सकते। हम उस जीव को सजीव कब कहेंगे, जब उस जीव में क्या होगी, या जीव में उपस्थित जो घटक है उनमें जब अंतर्निहित प्रतिक्रिया होगी,
तो इसे हम सजीव कहेंगे। और हम जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं जो है वो ऊतकों का निर्माण करती है, तो ऊतक कार्य करते हैं। तो केवल हम ये नहीं कहेंगे ऊतकों में घटक उपस्थित हैं, और घटक उपस्थित हैं तो उसकी उपस्थिति क्या कहलाएगी कि साहब ये सजीव है। गलत। जब ये जो घटक है, ये घटक किससे मिलके बने हुए हैं? ये मिलके बने हुए हैं अणुओं से। और जब अणु आपस में क्रिया करेंगे या गति करेंगे तो ही हम कहेंगे कि वो सजीव है। यदि वो गति नहीं करेंगे या क्रिया नहीं करेंगे, आपसी अंतर्निहित प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो हम उसे सजीव नहीं कहेंगे। ये किसके आधार पर है? आधुनिक अध्ययन के आधार पर। तो कोई भी जो जीव है, यदि उस जीव में स्व प्रतिकृति का मतलब क्या होती है? स्व मतलब स्वयं, प्रतिकृति यानी स्वयं की कॉपी बनाने की क्रिया, यानी कि एक से दूसरी कोशिका के निर्माण की क्रिया, विकासशील यानी जीवन पर्यंत वृद्धि करने की क्रिया। वृद्धि एक सीमित होती है, लेकिन विकास जो है वो उम्र भर चलता रहता है। और नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होता है। नियमनकारी यानी आपस में एक दूसरे के साथ या एक दूसरे कार्यों के साथ, जैसे वातावरण का हमारे साथ, यानी निर्जीव घटकों का या वातावरण के जो उद्दीपन है उनका नियमन करने के साथ, यदि हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, यानी कि जीव के अंदर ये चीजें हैं, जैसे स्व प्रतिकृतिकरण है और उनके अंदर नियमनकारी क्रियाओं का क्रियाशील तंत्र है और उनके अंदर लगातार विकास हो रहा है, साथ ही वो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं, तो वो सजीव कहलाते हैं। तो नई परिभाषा